गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 1 अगस्त है तो डीएनए में डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और न्यूज़ के साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया, ताकि आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरएएस जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए वो कंटेंट इम्पॉर्टेंट हो और हम चीज़ों को कवर कर सकें। तो आगे देखते हैं आज का कौन कौन सा टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, दुनिया में सबसे सस्ती कॉल दरों वाले देशों में शामिल है भारत। तो आरबीआई के द्वारा इस दरों में के संदर्भ में टीयर शहरों का चर्चा किया गया है। जब ये संसद में बातें बोली जा रही थी तो हम आरबीआई के अनुसार टीयर शहर कौन कौन सा है, किस वर्गीकरण क्या होता है उसे देख लेंगे, ताकि कहीं भी एग्जाम में आए प्रश्न तो उसे सॉल्व कर सके। गिनती में ईवीएम के कुछ मत कम निकले या फिर ज़्यादा निकले। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए तो बिहार में इसको लेकर चर्चा हुई है। कुछ आंकड़ों का फेरबदल की बातें चल रही हैं, तो एक रिपोर्ट आया जिसको हम लोग एक नज़र देखते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अधिकतर राज्यों में समान रही वर्षा। तो देखिए, बहुत से राज्यों में अगर मैप की बात की जाए तो दक्षिण के राज्यों में वर्षा अधिक हुई है, कुछ राज्यों उत्तर के राज्यों में अधिक वर्षा हुई, कुछ राज्य जैसे बिहार झारखंड में कम वर्षा हुई, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में कम वर्षा हुई। कुल मिलाकर वर्षा का वर्गीकरण हुआ है, तो जिसमें वर्तमान स्थिति क्या है भारत में, इसको हम देखेंगे। भारत में वार्मिंग पैटर्न क्या है वर्षा की, उसे हम लोग देख लेंगे एक नज़र। और आगामी अल नीनो के प्रभाव के संदर्भ में जलवायु मॉडल का अनुमान 2023 में लगाया गया था, तो वो क्या प्रभाव छोड़ रहा है उसे हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे भारत की जलवायु परिवर्तन समन पहल क्या है, यह कैसे इसके लिए रणनीति तय करता है। फिर जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है, राष्ट्रीय जल स्तर का पर निर्धारित योगदान क्या है। फिर उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष क्या है, इसे देखेंगे। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना क्या है। अब इस सभी टॉपिक को करना क्यों जरूरी है कि यहाँ पर बात हो रही है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पैटर्न, जो वर्षा पैटर्न बदला है, जो कहीं अधिक कहीं कम बारिश हो रही, कहीं समान बारिश हो रही है, इस पैटर्न के संबंध में इन सारे टॉपिक को आपको कवर करना होगा, तभी जाके आप यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम के है ना उत्तर दे पाइएगा। ऐसा नहीं कि होलिस्टिक ज्ञान आपके पास ना हो, चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए इस पैटर्न को समझने की आवश्यकता है, कभी भी प्रश्न पूछेगा तो आप इसे अच्छे तरीके से दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज से बदल जाएंगे कई नियम। तो कई नियम बदलेंगे तो कौन कौन से नियम है जिससे हमारी जेब मजबूत होगी, जेब से पैसे खर्च अधिक किए जाएंगे, जेब कमज़ोर होगा, तो हम इसे देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अमेरिका बोला हानिया की मौत से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इजराइल ने कुछ अपने उन वसूलों को पूरा किया जो पहले अपने जनता से की थी। तो यहाँ पर उन्हीं हानिया के मौत के संदर्भ में हम वैश्विक परिदृश्य में इसके असर को देखेंगे। इजराइल के बदले किस रूप से लिए जाते हैं, इजराइल कैसे अपने शत्रुओं को मारता है, इसके संदर्भ में समझेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि अपने राष्ट्रीय हित में सर्वांगीण निर्णय क्या होता है, सर्वांगीण निर्णय क्या होता है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे भी समझेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, लद्दाख में भारत की पहली जियो थर्मल बिजली परियोजना ड्रिलिंग शुरू की गई। तो इसे पीटी फैक्ट के तौर पर देखेंगे, मेंस के तौर पर देखेंगे, और इस बार का यह बीपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे जलवायु। भारत में द्विपक्षीय संबंध को बढ़ावा देने के लिए नया ब्रिटिश संसदीय समूह गठित की गई है। तो यह समूह क्या है, यह किन किन क्षेत्रों में काम करने का प्रयास करेगा, कैसे भारत और ब्रिटेन के बीच नए रणनीति को तय करेगा, इन सारे तथ्यों को देखेंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ रखिएगा, जलवायु परिवर्तन की अनदेखी का नतीजा है भूस्खलन। इसरो के द्वारा यह कहा गया। हाल ही में जो वाडियार जो केरल का क्षेत्र है वहाँ पर भूस्खलन हुआ है, बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, गांव तबाह हो गए, उसके संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के नतीजे को देखा जा रहा है। तो क्या कहता है इसरो, इसे भी हम देखेंगे। आज के संपादकीय हम देखेंगे तैरते न्यूक्लियर प्लांट बदलेगी तस्वीर। तो यह क्या नया कॉन्सेप्ट है, कैसे कार्य करेगा भारतीय क्षेत्र में, इस सारे रणनीति सारे परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा, स्कैन कीजिएगा, बारकोड को स्कैन कीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स दोनों जगह लिंक उपलब्ध कराए थे। लिंक से ही युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड होगा। ये गूगल
गूगल प्ले स्टोर पर आपको उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि गूगल की मोनोपोली के कारण हम लोगों ने अपना ऐप डेवलप कर लिया, अपना लिंक डेवलप कर लिया, जिसके आधार पर हम चीज़ों को कर रहे हैं। आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.uktis.in। और ध्यान रखिएगा, इन सभी चीज़ों को कवर कीजिएगा। सब्सक्राइब जब हो जाएगा तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से देखिए 70 बीपीएससी के लिए टारगेट बैच लॉन्च कर दिया गया। आज पहली क्लास ली गई और यह टारगेटेड 1 अगस्त से 25 सितंबर तक चलेगा। जो हम इसमें 1 आवर का मॉड्यूल रखे हैं क्लास डिस्कशन का। ध्यान रखिएगा 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा 9 PM में आप लोग को गूगल फॉर्म पर। आप लोग को डेली आपको या फुल टेस्ट के तौर पर, जैसे आप लोग सारे सब्जेक्ट को इसमें लिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद हिस्ट्री के 3 पार्ट, आपको एशियन, मेडावल, मॉडर्न हिस्ट्री, आपको फिर इकोनॉमी उसके बाद सारे सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया जाएगा। करेंट के टॉपिक को छोड़कर करेंट का अलग से टेस्ट आप लोग से लिया जाएगा। इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको टेस्ट जनवरी से लेकर सितंबर तक के करेंट का अलग से टेस्ट ले लिया जाएगा, जो आप लोगों को कवर कर लेना है। चलिए हम बात करेंगे, इसी में ध्यान रखिएगा कौन कौन से टॉपिक बात होगी। तो भारतीय इतिहास में हम टॉपिक पहले से मध्यकालीन भारत में, तो आपको ध्यान रखना इन सारे टॉपिक को जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक इस सीरीज़ में शामिल। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। यह बहुत ही कम प्राइस पर उपलब्ध कराया गया है, मात्र 7 दिन तक यह ऑफर है 7 डे का। उसके बाद ये अपने निर्धारित जो पैकेज, मेरा प्राइस लो प्राइस होता है 599, वो उपलब्ध होगा। तो अभी 7 दिन तक आप यह सुविधा ले सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। इसी तरह सारे टॉपिक आप देख लीजिएगा, जिस पर हम डेली चर्चा करते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कवर किया जाएगा, कितने बेहतर तरीके से इसको मॉड्यूल किया गया है। तो आप निश्चित होकर तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए दुनिया के सबसे सस्ती कॉल दरों वाला देशों में शामिल है भारत। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा में बताया, देश में अब तक 117 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है। देखिए कुछ डाटा यहाँ से आप लोगों को ध्यान में रखना। प्रश्न यहाँ से पूछे हैं एग्ज़ामों में, ऐसा नहीं कि केवल इसलिए मैं इसे पीटी में शामिल कर दूँ, कंटेंट आपको उपलब्ध कराना है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे गए, तो आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट कनेक्शन है 93 करोड़, आपको आंकड़े दिए गए और लोकसभा में दिया गया आंकड़े ऑथेंटिक होता है, इसे ध्यान रखिएगा। दर 53 पैसे प्रति मिनट थी पहले कॉल दर, अब सिर्फ 3 पैसा रह गया। तो यह आपको आंकड़े पूछ सकता है। अब पहले काल में आपको यहाँ बातें की जा रही, जिसमें 93% की कमी आई है। कहा गया कि देश 1 GB डाटा की कीमत 9.12 रुपये है, जो दुनिया की सबसे कम है। अर्थात 1 GB हमें कितना पड़ रहा है, GB पड़ रहा है कितना रुपया, 9.22 रुपीज़, अर्थात 9 रुपया 12 पैसा पड़ रहा है। तो यह विश्व के सबसे सस्ती दरों में शामिल है। अब नेक्स्ट है कि टियर 1, देखिए मैंने इसलिए टियर 1 और टियर 2 की बात कर रहा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में लगभग 800 करोड़ की कुल राशि टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्परेटर्स टायर 2.2 के आधार पर सोर्सेज उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ दूरसंचार विभाग का यह बेहतर प्रबंधन करने के लिए स्टार्टअप जेनेसिस या COS तकनीक को डेवलप किया जाएगा, जिससे हम बेहतर संचार को उपलब्ध कराएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपसे मेंस में कभी प्रश्न पूछे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेहतर संचार स्थापित, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, बेहतर कॉन्सेप्ट को लाने के लिए, तो इन सारे चीज़ों का उदाहरण आप ज़रूर दीजिएगा, ताकि आप चीज़ों को प्रोवाइड करवा पाए, डाटा को प्रोवाइड करा पाए, सोर्स को प्रोवाइड करा पाए। अब देखिए इसी तरह का इनोवेशन योजना शुरू की गई है। उन्होंने मार्च 2024 में देश में कुल इंटरनेट ग्राहकों में कितने करोड़ के ग्राहक ग्रामीण थे, शहरी कितने थे, ये आंकड़े उपलब्ध कराए गए। तो इस तरीके से देखिए कुछ आंकड़ों को ध्यान में रखिएगा, ताकि एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो सके। देखिए RBI के अनुसार टियर शहर कौन है, जनसंख्या के आधार पर। अब यह क्यों जरूरी है, देखिए जितनी भी सार्वजनिक सरकारी योजनाएँ हैं, उसका निर्धारण इसी टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों के आधार पर होता है। किसी शहर को बेहतर प्रबंधन कराना है उसके लिए। अब देखिए टियर 1 वो शहर होता है जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो उसे टियर 1 शहर किया जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा टियर 2 शहर, जिसमें 50,000 से लेकर 99,000 आपको आबादी रहती होगी। टियर 3 20,000 से लेकर 49,999 आपको ध्यान रखिएगा। फिर टियर 4 10,000 से लेकर 19,999
आबादी रहती है। टीयर 5 5,000 से लेकर 9,999 या आपको आबादी रहती है, उसे टीयर 5 शहर कहते हैं। टीयर 6 शहर 5,000 से कम आबादी वाले शहरों को टीयर 6 श्रेणी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, हमेशा चर्चा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 शहरों में होगा। अब मुझे कुछ क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा। स्मार्ट सिटी योजना किन किन टीयर शहरों के लिए उपलब्ध कराया जाता है? स्मार्ट सिटी योजना, पहले दीनदयाल उपाध्याय योजना, इस प्रकार की योजनाएं, इसमें टीयर का वर्गीकरण किया गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, गिनती में ईवीएम के कुछ मत कम कुछ ज़्यादा निकले हैं, तो उसको लेकर देखिए कुछ गड़बड़ी लोकसभा चुनाव में हुई है। अब मतों की गिनती के दौरान यह स्थिति हुई है, लेकिन एडीआर रिपोर्ट मतगणना की विसंगतियों को उजागर कर रही है। तो एडीआर क्या है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पर मैं कितनी बार चर्चा किया है, हर वीक में कम से कम एक बार एडीआर जरूर आपके कंटेंट में आ जाता। तो एडीआर क्या है, एडीआर की स्थापना कब किया गया, एडीआर का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अब यह किस किस प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, ये कम से कम आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में सभी लोग उत्तर दीजिए, कुछ लोगों के द्वारा ही उत्तर दिया जाता है। अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत कीजिए, अन्यथा चीज़ें देख लेने से, पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाता। तो आबादी जितनी संख्या आपको तैयारी कर रही है, क्या उतना आपको लगता है सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए? सिलेक्शन वही उन्हीं लोगों का होता है जो एक्टिव मोड में चीज़ों को कवर करते हैं। अब देखिए, बिहार के स्तर पर आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें 21 संसदीय क्षेत्रों में पड़े थे कुल 5,015 मत अधिक गिने गए। जो संसदीय क्षेत्रों में जो कुल मत पड़ा, उससे कितने 5,015 मत अधिक गिने। 19 लोकसभा क्षेत्रों में पड़े कुल मतों में कम गिने गए। तो इस तरीके से टोटल कितना हुआ, 40 जो क्षेत्र ऐसे थे जहां पर इस प्रकार की चीज़ें सामने आई, उजागर हुई। 40 सीटों पर रही है विसंगतियाँ, विसंगत वाले मतों की तुलना हार और जीत का निर्णय अधिक है। तो यह भी चीज़ें थोड़ा सा देखने को मिलता है। 4 जून को मतगणना हुई थी, शाम को परिणाम आया था। और उसके बाद देखिए ध्यान, बिहार की लोकसभा की 21 सीटों पर ईवीएम में जितने मत पड़े थे, उनमें से 5,015 मत अधिक, 19 जो लोकसभा क्षेत्र थे उसमें 9,924 मत कम पड़े। इस तरह कुल जो 40 सीट थे उसमें 14,939 मतों में विसंगतियाँ मिली। देखिए ये कितना फर्क लाता है, यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि जीत जो दर्ज किए हैं वो अधिकतम संख्या से दर्ज किए हैं। मायने यह रखता है ना कि आपने एक मत का मतगणना गलत किया है। अब गलत किया है तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, यह निर्वाचन आयोग को अपने स्वतः संज्ञान में रखना चाहिए कि जो सक्षम पदाधिकारी है उनसे इस प्रकार का त्रुटि न हो। अगर 10 वोट पड़े हैं तो 10 ही वोट का काउंटिंग होना चाहिए, उसमें 11 नहीं होना चाहिए, उसमें 9 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे लोकतंत्र का बेसिक स्ट्रक्चर समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है, लोगों का फिर लोकतंत्रीय भागीदारी कम हो जाती है। लोकतंत्रीय भागीदारी देखते हैं कि प्रतिशत जो वोटिंग है, वोट डालने का प्रतिशत लगातार कम होते जाता है। किन्हीं किन्हीं शहरों में कहीं अधिक होता है, जहां कम होता है उसके कारणों में लोकतंत्र के विश्वास का न होना इम्पॉर्टेंट होता है। लोग उस दिन छुट्टियां मनाना बहुत बेहतर समझते हैं, अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते, कारण यही है। तो छोटे छोटे आधारों पर, छोटे छोटे स्तरों पर हमें समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। समाधान कहने का मतलब है चुनाव आयोग को, चुनाव से संबंध एजेंसियों को, फिर उसके बाद सरकारी तंत्र को। ध्यान रखिएगा, सरकारी तंत्र जो चुनाव आयोग के तहत काम करती है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता है। अब ध्यान रखिएगा, अब ये कि हाल ही में जो निर्विरोध चुना गया था, जिनको चुनाव आयोग के द्वारा, सूरत के एक प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनको अभी हाल ही में समन भेजा गया है आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें, इन सब चीज़ों को लेकर। अब राष्ट्रीय स्तर पर 362 संसदीय क्षेत्रों पर पड़े कुल मतों में कम गिने गए। देखिए कितना मत पड़ जाता है जब एक क्षेत्र की बात होती है। जब हम होलिस्टिक देखते हैं तो 5,54,598 मत कम पड़े। देखिए यह कितनी बड़ी संख्या हो जाती है। अगर 176 संसदीय क्षेत्रों में कुल मतों की बात करें तो उसमें कितने मत ऐसे
ऐसे थे जिनको अधिक गिना गया, जहाँ पर वोट पड़े थे उससे अधिक गिना गया, तो आपको 35,093 मत। अब यह कौन कौन से राज्य है, ध्यान रखिए, बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में आई गड़बड़ी, ऐसी बातें की गई थी, पिछली बार भी विसंगति औरंगाबाद में ही देखी गई थी, संदेह का समाधान आवश्यक है। इसलिए ये सब चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको एथिकल चीज़ें होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एथिक्स का अर्थ केवल किताबों में होना चाहिए, किताबों में होना चाहिए, दूसरों को सिखाने के लिए होने चाहिए, यह आपके जीवन में शामिल होना चाहिए। आपको जो भी कर्तव्य दिया जा रहा है उसको ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की आवश्यकता है। यह संस्थाओं के साथ साथ व्यक्ति विशेष पदाधिकारियों पर भी कार्य करता है। क्लियर है? तो चलिए आगे बात करेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग कवर करिएगा, क्योंकि देश में इस कारण बहुत सी चीज़ें हुई। दिल्ली की घटना देखने को मिल रहा है, वाटनगर का घटना देखने को मिल रहा है, मुंबई की शहर पानियों से भरी पड़ी है, दिल्ली की शहरें पानियों से भरी पड़ी है। तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अधिकतर राज्यों में समान रही है बारिश, जैसे पूरे मानसून में हम फैल चुका है। 1 जून से 30 जुलाई तक 12 राज्यों में समान बारिश हुई, 8 राज्यों में समान से कम बारिश दर्ज की गई। तो 8 राज्यों में कौन कौन है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। कौन कौन राज्य है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये चीज़ें भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यह कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर आपको समान से कम वर्षा अर्थात -59% से -20% वर्षा हुई, अर्थात पहले जितनी वर्षा हुई उससे -59% कम हुई है और कहीं कहीं -20% कम हुई है। तो इन आंकड़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मान लीजिए हम सीधा सा साधारण शब्दों में समझाए, अगर 10 लीटर पानी पड़ा है तो 10 लीटर का -50% कहीं कहीं कम हुआ है और कहीं -20% हुआ है। तो आप इसका आंकड़ा के आधार पर समझ लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे कि जुलाई में 9% अधिक रहा वर्षा। देख रहे हैं जुलाई में मौसम ज़्यादा तीव्र पर है, बहुत जगह अत्यधिक वर्षा हुई है। दिल्ली में बारिश अंधाधुंध हुई है, मुंबई में हुई है। तो इस तरीके से आंकड़े ध्यान रखिएगा। समान वर्षा आपको कितना था, समान से अधिक वर्षा कितना था, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए कुछ बातें हम आगे बात करेंगे जो आपको मेंस पर्सपेक्टिव से काम देगा। तो भारत में वर्तमान स्थिति क्या है, अनियमित वर्षा जल वितरण क्या है, तो देखिए हालिया बूंदाबूंदी बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों में झारखंड पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में पर्याप्त बारिश हुई है। यह आंकड़े आपको आ रहे हैं। ठीक है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कुछ क्षेत्रों में स्थानीय मानसून जो विभिन्न घटनाओं के कारण 15 गुना अधिक वर्षा हुई है। तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिली। दिल्ली का भी क्षेत्र जो है, अल नीनो का ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव देखने को मिला है। मैंने जब मानसून शुरू हुआ तो उससे पहले अल नीनो और ला नीनो का प्रभाव भारत पर कैसे पड़ेगा उसके लिए वीडियो बना रखा है। आप लोगों को हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में वो कवर कराया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए, जो भारत का मौसम विज्ञान है IMD समान मानसून की भविष्यवाणी की थी, लेकिन अल नीनो की वृद्धि से भारत में वर्षा को प्रभावित कर रही है, कर सकती है, कर भी रही है। विश्व स्तर पर एल नीनो की घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई, जिसका समग्र ग्रह जो है भारत पर भी प्रभाव पड़ता है, वार्मिंग प्रभाव पड़ता है। देखिए, ध्यान होता है कि जैसे हम जलवायु परिवर्तन की जब भी चर्चा करते हैं ना, मैंने क्या आप लोगों को बोल चुका हूँ, जलवायु परिवर्तन केवल पृथ्वी के आवरण को प्रभावित नहीं कर रहा, उसके अंदर के संसाधनों को प्रभावित कर रहा, उसके संसाधनों के साथ साथ क्या कर रहा है, उसके वितरण प्रणाली को प्रभावित कर रहा है। जैसे वितरण प्रणाली की बात होती है तो मौसम वितरण भी है, फिर वर्षा वितरण भी है। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, ये प्रभावित कर रहा। अगर वर्ष 2023 में ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों को कि हम बात करें कारण वर्ष 2023 में 4 सबसे गर्म वर्षों में से एक होने की संभावना बताई गई थी और जो आंकड़े के में आपको आई भी। अब ध्यान रखिएगा, भारत में वार्मिंग पैटर्न की बात करें तो वर्ष 2022 में पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहा। भारत के तापमान वृद्धि की प्रवृत्ति अधिक औसत से थोड़ी कम रही। ये सब आंकड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, जब भारत में उष्ण सभी क्षेत्रों के समान नहीं है तो हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल जैसे कुछ अन्य राज्यों की तुलना में अधिक गर्मी देखी गई गर्मी के दिनों में, जबकि बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक कम गर्मी का अनुभव किया गया। फिर भी गर्मी थी यहाँ पर। यहाँ आंकड़े को समझने का प्रयास कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, इसके अनुपात में यहाँ कम थे, पर जो इन क्षेत्रों में लोग थे वो बोल रहे थे गर्मी अधिक भी है, तो तुलनात्मक रूप से कम थी पर गर्मी थी यहाँ भी। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में समुद्र सतह का तापमान कितना 1950 से 2015 के बीच लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो आपको जलवायु परिवर्तन के लिए जो
पेरिस समझौता, उसमें क्या बातें की गई हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। कितना डिग्री सेल्सियस मानक बताया गया है। अब आगामी अल्नीनो का प्रभाव के संदर्भ में जलवायु मॉडल कैसे हम अनुमान लगा सकते, इसके लिए आंकड़े आपको ध्यान में रखने, कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बात करें भारत में कमज़ोर मानसून, जो मई जून 2023 से में अल्नीनो की घटना में वृद्धि के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून मौसम कमज़ोर हो सकता था, जिसके कारण क्या भारत में प्राप्त होने वाली कुछ वर्षा 70%, इसके साथ ही देश में अधिकांश किसान निर्भर है। अब देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में कमेंट्स पहले भी मैंने जब मानसून प्रवेश कर रहा था उस दौरान बताया था, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है, इससे कितना प्रभावित होता है भारत में, सबसे ज़्यादा बारिश किस मानसून से होता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मेडन जूलियन जो ऑसिलेशन है और कम दबाव वाली प्रणाली जैसे उप मौसमी कारणों को कुछ क्षेत्रों में वर्षा के अस्थायी रूप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि वर्ष 2015 में देखा गया था। अब ध्यान रखिएगा यह है क्या, इसे भी समझेंगे, तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। उच्च तापमान के कारण भी भारत और विश्व भर में अन्य क्षेत्रों जैसे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, प्रशांत द्वीपीय समूह जितने हीट वेव और सूखे का कारण बन सकता है, जिसके कारण यह प्रभाव देखने को मिला। और पश्चिमी देशों में भारी वर्षा जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। प्रवाल प्रवृत्तियों की विरंजन मृत्यु के कारण बन सकता है। अब यह डाटा आपको पहले का दिया हुआ, कहने का मतलब है कि जब मैं जलवायु परिवर्तन की बात किया था ना, जलवायु परिवर्तन और भारत में प्रवेश जब मानसून कर रहा था उस समय उसी का आपको कॉपी पेस्ट में करके फिर दे दिया। रीज़न उसके पीछे एक ही चीज़ को कितना बार आप लोगों को मैं लिखाऊं, इसलिए यहाँ पर आज मैं क्या जहाँ बन सकता वहाँ पर बन गया, मृत्यु का कारण बना, इस तरीके से कंटेंट को अपडेट कर लीजिएगा। अब बढ़ता वैश्विक औसत तापमान है अल नीनो 2023-24 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो सकता है, ऐसी बातें 2023 और 24 के आंकड़ों में दिया गया था। अब ध्यान रखिए महासागरों और गर्म होना जल अल नीनो घटना होता है, विज्ञान मौसम के अनुसार समुद्र के पहले स्तर गिरी है। अब मेडन जूलियन जो ऑसिलेशन है क्या होता है इसे देखिएगा। 6000 फीट पर क्या होता है कि जब हम दोनों महासागरों की बात करते हैं, इंडोनेशियन साउथ एशिया जो और साउथ अमेरिका जो ओशियन से उसके बीच हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, तो एमजीओ प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको इसके कम दबाव प्रणाली के कारण वर्षा प्रभावित होती है, जिससे अल नीनो और भी एक्टिव हो जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे भारत में जलवायु परिवर्तन समन पहल क्या है। तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, यह बार बार याद रखना इसे है, जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे होंगे सभी चीज़ों को कवर करना होगा। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय जलवायु परिवर्तन चुनौतियां समाधान के लिए इसे 2008 में शुरू किया गया था, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। उसके बाद इसका उद्देश्य था भारत द्वारा कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु लचीले विकास को सुनिश्चित करना। उसके बाद नेक्स्ट ऑफिस NAPCC के मूल 8 राष्ट्रीय मिशन थे, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीति को शामिल करना था। कुल मिलाकर बात की जाए, जलवायु परिवर्तन जितना हमारे यहाँ प्रभावी हो रहा है, जलवायु परिवर्तन उसको कम करने के लिए, संतुलित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए ध्यान रखिएगा, इन तीनों के लिए हमें NAPCC के तहत 8 राष्ट्रीय मिशन हम लोग काम किए, जिसमें हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन की चर्चा हुई थी, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र पर बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। याद रखना है, सारे राष्ट्रीय मिशन को याद रखना है, आपसे हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जो NDC की बात होती है। अब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताता है। पेरिस जलवायु समझौता के बाद सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्य योजना को लागू किए थे। तो याद ध्यान रखना, इसके अतिरिक्त वर्ष 2005 में के स्तर पर वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों के स्रोत से 50% बिजली उत्पन्न करने का संकल्प इस
मिशन के तहत रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में। अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की बात की गई, 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात की गई, जिसके तहत हम प्राप्त कर रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय अनुकूल कोष की बात की जाती है। इसे विभिन्न अनुकूल परियोजनाओं को लागू कर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 15 तक स्थापित किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, ये सब क्यों पढ़ा जा रहा है? जब हम ये स्तर पर काम कर लेंगे तभी हम जाकर वर्षा से संबंधित चीज़ों की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। अत्यधिक गर्मी पड़ रहा, उन सारी समस्याओं को, चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। तो इसलिए इसके कोर सब्जेक्ट को जानने की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर ये सब जानना जरूरी है, बिल्कुल जानना जरूरी है। इसका कंटेंट इसमें नहीं काम देगा तो जलवायु सतत विकास के कार्यक्रम वाले में काम देगा, वहाँ काम नहीं देगा तो बढ़ते जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भारत पर क्या पड़े, रणनीति क्या है भारत की, वहाँ पर आपको काम कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर काम देगा, इसलिए इसे जरूरी जानना है। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशिष्ट जरूरतों, प्राथमिकताओं के आधार पर स्वयं आपको इसके लिए काम कर रहा है। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना राज्य के स्तर पर कार्य कर रही है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन, जिसे SAPCC कहते हैं, उससे क्या कर रहा है? जलवायु परिवर्तन संबोधन के लिए रणनीतियां और कार्य रूपरेखा तैयार करता है। उसके तहत ध्यान रखिएगा, जो NAPCC है और NDC का उद्देश्यों के साथ संरेखित करता है, एक दूसरे के साथ संयोजन करता है, ताकि हम बृहद रूप से काम कर पाए। देखिए, इसे एक प्रश्न UPSC में 2017 में प्रश्न पूछा। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार पत्रों में इंडियन ओशन डाइपोल अर्थात IOD को देखा जाता है, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही होगा? तो ध्यान रखिए, IOD इंडियन ओशन डाइपोल उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तनाव के अंतर की विशेषित करता है। क्या यह कथन सही है? या IOD परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, ये कथन सही है। तो निम्नलिखित कूट के चुनते हुए क्या करना? सही उत्तर चुनना है। तो केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो सही उत्तर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। देखिए, जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ, समझाता हूँ, उससे प्रश्न जरूर होते हैं, इसलिए उन सारे टॉपिक को पहले करने की आवश्यकता है, ताकि आप एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएँ तो आप उसे दे सकें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका सही उत्तर मेरे तरफ से बताना है कि केवल 2 होगा आपको इसका सही उत्तर। चलिए, नेक्स्ट मेंस का टॉपिक आप लोग क्या करना, आज का प्रश्न है, इसे जरूर लिखिएगा। UPSC के 2017 में आपको यहाँ तक प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। अब मैं हाल की घटनाओं को इससे जोड़ दिया हूँ ताकि अपडेट हो जाए यह प्रश्न। ऐसे घुमा कर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, ये साधारण धारणा बताना है। भारत जलवायु परिवर्तन के किस प्रकार प्रभावित होगा, इसके समान धारणा को बताना है। जलवायु परिवर्तन द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्र तटीय राज्यों किस प्रकार प्रभावित होंगे, इसके बताना है। यह प्रश्न सिंपल सा प्रश्न आपको UPSC के 2017 के GS पेपर में पूछा गया था। तो आपको वर्तमान कंटेंट एस्पेक्ट के साथ इसे जोड़कर इसका उत्तर देने के प्रयास कीजिएगा। 250 शब्दों में 9 PM से पहले आपको ग्रुप जो बनाया गया है टेलीग्राम पर कौन सा ग्रुप बनाया गया है? जो आपको ओपन चैट है, ओपन चैट का ग्रुप बनाया गया है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसका PDF आंसर लिख के भेज दीजिएगा 250 शब्दों में। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, यह वीडियो जो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो है वो वीडियो इसका बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है, लेकिन इसके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट की पॉइंट प्राप्त करने के लिए प्लस वीकली टेस्ट में भाग लेने के लिए, जो आपको 11 AM में प्रत्येक संडे को लिया जाता है, उसमें भाग लेने के लिए आपको 599 प्लस टैक्स कहने का मतलब 612 अप्रॉक्स आपको पड़ेगा। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ इसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे बेहतर आपको करेंट के लिए चीज़ें नहीं हो सकती, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तर पर तैयारियां कराते हैं, समग्र अध्ययन करते हैं। इसके बाद करेंट को लेकर आप सारी चिंताओं से मुक्त रहिएगा। इतना एस्पेक्ट आपका बढ़ जाएगा, जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं उसे सॉल्व कर पाइएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। आज से नियम बदल जाएंगे, कुछ नियम कौन कौन से नियम बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। फास्ट KYC अनिवार्य होगा आज के बाद। 1 अगस्त के बाद जो फास्ट टैग होता है, जो आप टोल प्लाजा पर देते हैं, जिसके कारण इससे क्या होगा, यह नियम 3 से 5 साल पुराने फास्टैग हैं, जो आपको KYC अपडेट कराना होगा। 5 साल से ज़्यादा पुराने फास्टैग 31 अक्टूबर
से पहले बदलना होगा। तो यह बदलेगा तो कुछ चार्जेस लगेंगे एक्स्ट्रा, तो ध्यान रखिएगा, जेब ढीला होगा। अब आरटीआई दाखिल करने की देनी होगी पेनल्टी। बुधवार को आयकर रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन है। अगर आप जो आरटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे तो 1 अगस्त 2024 से अर्थदंड होगा। ध्यान रखिएगा, नियम के मुताबिक 5 लाख से कम आबादी वाले 1 अगस्त के बाद 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी और साथ 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। तो देखिए, मैं यह मानता हूँ ना कि सरकार को इसके बजाय क्या करना चाहिए, कर्तव्य मूलक समाधान ढूंढना चाहिए कि नागरिक स्वयं से अपने कार्य समय के आधार पर करे। अगर विकल्प हम यह नहीं तलाश पाते हैं तो जैसे स्वीडिश देश होता है, स्वीडेशियन देश होता है, जहाँ पर 97% आरटीआर भरा जाता है वहाँ की जनसंख्या द्वारा। जब हम स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड की बात करते हैं, वहाँ पर 80 से लेकर 97% तक लोग अपनी जनता आरटीआई अर्थात इनकम टैक्स भरती है। तो सोच के देखिए वो क्यों कर पाती, उसके लिए कर्तव्यमूलक व्यवस्थाओं को हमने जन्म दिया है, उन राष्ट्रों ने जन्म दिया है। हमारे यहाँ दंड प्रणात्मक अधिक है। अब किसी कारण हो सकता है, मान लीजिए इमरजेंसी के कारण या किसी अन्य कारण, तो हमारे पास अगर वो विकल्प नहीं बचेगा तो 5,000 1,000 जुर्माना तो पेनल्टी देना ही पड़ेगा ना। तो सिस्टम पर क्या होता है, दबाव पड़ता है, सिस्टम के प्रति लोगों का नज़रिया बदल जाता है। इसलिए इस प्रकार के तकनीक जो अपनाए जाते हैं ना, दंड के तौर पर हम नहीं उपलब्ध कर, हम अधिक संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमें विकल्प तलाशने होंगे। इसके अलावा अब है कि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के नियम बदलाव हुए, तो इसके लिए आपको पैसे अतिरिक्त देने होंगे। गूगल मैप की सेवाएं हुई सस्ती। गूगल मैप की तरफ से बिलिंग पॉलिसी में बदलाव किया गया। नए बदलाव के बाद गूगल मैप की तरह भारतीयों के लिए लगने वाले 70% की कटौती की गई। इतना ही नहीं, गूगल मैप अपनी फीस को डॉलर की जगह भारतीय रुपये में लेने का वादा किया है। गूगल मैप की फीस की कटौती का असर आम यूजर्स को देखने को नहीं मिलेगा। यह उन यूजर्स पर लगेगा जो बिजनेस के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात आप देखते हैं ना कि कहीं अपना रेस्टोरेंट आप खोले हुए, कहीं कोचिंग संस्थान खोले हुए, तो गूगल मैप के लिए आप देते हैं कि मेरा लोकेशन यह है और उसका यूज़ लोग करते हैं, पहुंचते हैं। इसके लिए आपको सेवाएं के लिए पैसे देने होंगे। अब 1 अगस्त के बाद अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। ध्यान रखिएगा, अगस्त में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे। इसमें जन्माष्टमी से लेकर स्वतंत्रता दिवस तक की छुट्टी है। तो भाई जो भी पैसा वैसा लेना है, जो भी चीज़ें लेन देन करनी है कर लीजिएगा, नहीं तो भीड़ बहुत होगा और इस समय फेस्टिवल वर्क होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, इजराइल अपने दुश्मनों को कैसे खौफ के मौत उतारता है, इसे समझने का प्रयास। यहाँ पर कोई जाति के संदर्भ में बात नहीं करेंगे, कोई समूह के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी भी संदर्भ में हम बात नहीं करेंगे। बस मैं बात करूँगा राष्ट्रीय हित क्या होता है, राष्ट्रीय हित क्या होता है और राष्ट्रीय हित में निर्णय क्या होते हैं और राष्ट्रीय हित में समाधान क्या निकालना चाहिए और यह क्यों ज़रूरी है। जब अमेरिका रूस कर सकता है, अमेरिका और रूस कर सकता है, तो चीन कर सकता है, तो भारत इजराइल क्यों नहीं कर सकता है, या अन्य राष्ट्र XYZ क्यों नहीं कर सकते, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ घटना कुछ दिन पहले हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, इजराइल पर लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर फुआद शुक्र को हवाई हमले में मार डाला। कई घंटे तक तलाश में मलबे में फुआद का शव मिला। यह हमला बेरूत के उपनगरीय इलाके में हुआ। हमले के 3 नागरिक भी मारे गए, सूचना है दर्जनों लोग घायल हुए। हमला गोलन पहाड़ी से 12 नाबालिग इजरायली नागरिकों को भी हत्या के जवाब में किया गया। अब यह सब क्या हुआ था कि 7 अक्टूबर 2023 को जारी इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या कितनी होगी, इतना हो गया। बातें ये हो रही है, शुरुआत जिसने किया था, उसका अंजाम इजराइल ने दिया। अब मैं ये शब्द यूज कर रहा, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास राजनीतिक मुद्दे हैं, प्रशासनिक मुद्दे हैं, कूटनीतिक मुद्दे हैं, जिसका समाधान आपको राउंड टेबल पर निकालना चाहिए। जंग जब होता है, लड़ाई जब होता है, जब बंदूक एक तरफ से, गोलियां एक तरफ से चलती हैं, तो दूसरी तरफ से फूल नहीं बरसाएगा लोग। आपको वो दिन मंजर याद होगा जब हमास ने इजराइल पर बमबारी किया था। 8,000 से अधिक
गोलियों को, बंदूकों को, तोपों से क्या किया था, मिसाइल हमला किया था। आप लोग को याद है, मिसाइल हमला किया था। कुछ इजरायली बंदूकों को उठा कर लेकर चला गया था। तो आपको पता है, हम प्रोवोक करेंगे, किसी को उंगली करेंगे, जब वो जवाब देगा तो आपको मानवाधिकार नहीं नज़र आना चाहिए कि आपके मानवाधिकार क्या है। पहले आपको वो घटना करने से पहले उस परिदृश्य को आकलन कर लेना चाहिए था कि आप अगर ये कर रहे हैं उससे उस व्यक्ति का मानवाधिकार क्या होगा। अब गोलियां चला रहा है, आपके घर में जाकर मार रहा है, आपके लोगों को चुन चुन के मार रहा है। इससे पहले ओलंपिक घटना एक बार हो चुकी है, मोसाद की टीम ने क्या किया था पूरा दुनिया जानता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ढूंढ ढूंढ कर अपने ओलंपिक खिलाड़ियों की हत्या का बदला लिया था ये मोसाद। ये अमेरिकी एजेंसी नहीं है जो अपनी सीमाओं में रह कर काम करेगा, कूटनीतिक चालें चलेगा, आपके घर में घुसकर आपके लोगों को चुन चुन के मारेगा। तब आप मानवाधिकार की बात नहीं कर सकते हैं, तब आप तब वैश्विक संस्थाओं की पैरवी नहीं कर सकते। आपने जो घटना घटी है उसका बदला वो लेगा, यह ऐसा देश है। तभी मैं बार बार बोलता हूँ ना, यह वैसा देश है जो शेर का जो दांत होता है ना, उसके बीच का जीव उसके समान यह देश है। पूरे तरफ कट्टर मुस्लिम कंट्रियों का देश है, उसके बीच में एक इजराइल है, अपना अस्तित्व बचा रहा है। अस्तित्व बचाने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक ना। मैंने सत्ता का अभ्यास आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था सत्ता का अभ्यास। जिसके पास पावर है वही एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो इजराइल के पास पावर है तो सत्ता उसके काबिज रहेगी। यहाँ पर मानवाधिकार, इस प्रकार के मौलिक अधिकार, इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है ना, लोकतांत्रिक सदस्य में छलावा है। बस सत्ता का अभ्यास कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसके पास एक्सट्रीम पावर होगा वही काम करेगा। तो देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसके अलावा आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए, इसका रिवर्स कर दीजिए, अगर इजराइल हमला किया रहता, पहली बार इजराइल हमला किया रहता लेबनान पर या अन्य कंट्रियों पर पहली हमला किया रहता, तो आपको हिजबुल कमांडर या लेबनान का जो क्षेत्र है उसके कमांडर इजराइल पर करते। मैं भी यही बात करता अभी, किसके लिए, लेबनान के लिए। पर यह नहीं हो पाया क्योंकि वो इस प्रकार के आइडियोलॉजी से विकसित हैं, जिसके कारण ये चीज़ें सब हो रही हैं। अब ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों को। अपने दुश्मनों का खौफनाक मौत देता ईरान और बैरूत में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया को और हिजबुल कमांडर फुआद शुक्र की हत्या कर इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपने दुश्मनों को निशाना बना सकता है। इजराइल ने फुआद शुक्र की हत्या की जिम्मेदारी ली, और जबकि हानिया की हत्या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के इजराइल का लंबा इतिहास है। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, कब 1973 का म्यूनिख ओलंपिक हत्याकांड याद रखिएगा। 1973 में इजरायली कमांडर एहूद बाराक ने क्या किया था, नेतृत्व में एक रात को छापेमारी कर बेरूत के एक अपार्टमेंट में फिलिस्तीनी लिबरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे PLO ने कई नेताओं को गोली मार दी। यह ऑपरेशन 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजरायली कोचों और एथलीटों की हत्या के प्रतिशोध में लिया गया था। बाद में एहूद बाराक इजराइल के प्रधानमंत्री बने। ध्यान रखिएगा, यह आपके घर में घुस कर मारेगा और विश्व की किसी भी संधि को नहीं सुनेगा, किसी भी समझौते को नहीं समझेगा। वो केवल यह सोचता है ना, और ये गलत नहीं है। जब आपके लोगों को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि आपके कुछ पॉलिटिकल व्यू एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। आप राजनीतिक रूप से लड़ाई कीजिए, वार्ताएं कीजिए, मंचों पर बात कीजिए, उसका समाधान ढूंढने का प्रयास। गोली बारूद चलाइएगा तो ये राष्ट्र आपको ना उससे भी कहीं कुछ कर देगा। इसका बस रहता न्यूक्लियर बम पटक दे। ध्यान रखिएगा आप, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ, इसका चीन, अमेरिका, UN जैसी संस्था कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको पता है कि हम जहाँ हैं वहाँ पर इसी भाषा में लोग समझ रहे हैं। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी, 1997 में कान के पास उपकरण रख दिया था जहर। जैसे 1977 में मोसाद एजेंटों के जॉर्डन के असमांत इस प्रकार के हमास प्रमुख खालिद मसाल के जहर देकर मारने की कोशिश की गई। ये सब काम हुआ था। कार में रखा बम, फ़ोन पर का जवाब देते ही मौत हो गया। तो कैसे ये काम करता? दुबई के होटल में कमरे में हत्या कर 2010 के हमास का शीर्ष नेता जो महमूद अल महूद है उसकी हत्या कर दी। तो अपने हत्यारे का बदला ये चुन चुन के लेता है। इसलिए जो अमेरिका बोल रहा है ना, वो अपनी सीमा में ही बोलेगा। ये ध्यान रखिएगा।
इजराइल के संदर्भ में पश्चिमी एशिया कुछ भी कर ले, अब उसके लिए अरब कंट्री कितना भी एकजुट हो जाए वो यही काम करेगा। जब आपने उनके लोगों को उंगली करके बंधक, अभी तक बंधक बना के रखे हुए इजरायलियों को, ध्यान रखिएगा, पर विश्व का कोई नेता, कोई खुर्रम नेता या कोई अरब कंट्री का खुर्रम देश यह नहीं बोल रहा है कि इजराइल को उस निर्दोष लोगों को छोड़ दे। अब मैं बात करूंगा भारतीय प्रतिक्रिया में, तो भारत का राष्ट्रीय हित क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ बात हो रही है, अगले स्लाइड में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए एक यूएन की रिपोर्ट आई जिसमें बोल रहा है कि भारत में हमले की नई साजिश रच रहा है आईएस। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के आतंकी संगठन जो है उसमें ध्यान रखिए भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के नई जानकारी सामने लाई है। कहा है कि हमला करने में विफल रहा इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवरेंट खुरासान भारतीय आकाओं की मदद से संगठन से ऐसे लोगों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले हमले करने में अंजाम दे। संयुक्त राष्ट्र की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शनल मॉनिटरिंग टीम दाइश के द्वारा अलकायदा को और उनसे जुड़े लोगों के संस्थानों के लिए चौथीं रिपोर्ट आपको 34 रिपोर्ट आपको प्रकाशित करता है जिसमें ये बातें की गई है। अब है सदस्य देशों द्वारा इस बात को लेकर चिंता जताई कि अफगानिस्तान से आए आतंकी क्षेत्र असुरक्षा के कारण बन सकते हैं और आपको भारत जैसे देशों में इसका हमला कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया तहरीर-ए-तालिबान पाकिस्तानी टीटीपी तालिबान और अलकायदा इन द इंडियन जो सब कास्टिक जो है वो ये सब हमला कर सकते हैं। तो मैं यह बोल रहा हूँ ना, राष्ट्रीय हित में हमारे यहाँ दो नीतियाँ काम करती, एक पर्दे के पीछे की संधियाँ और एक पर्दे के सामने की बातें। अब देखिएगा जैसे ही भारत राष्ट्रीय हित में कुछ निर्णय लेगा तो विपक्ष विचारधारा वाले लिबरल्स बुद्धिजीवी लोग वो क्या करेंगे, सबूत मांगेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सरकार की आलोचना करने लगेंगे। इस तरह लोगों की हत्या नहीं कि हमारे रिश्ते खराब होंगे, हमारे पड़ोसी देशों का लेन देन खराब हो जाएगा। तो राष्ट्रीय हित में इजराइल टेक्निक को सभी देशों को अपनाना चाहिए। क्यों? फूफा मामा है आपके आतंकवादी जो आपको प्रश्रय देने की आवश्यकता। हम वार्ता किसके साथ करेंगे? देश के कूटनीतिक वार्ताएं होती है, देशों की कूटनीतिक वार्ताएं होती हैं सरकारों से, लोकतांत्रिक सरकारों से होती है या साम्यवादी सरकार जहां है उनसे होगी, शीर्ष नेताओं से होगी। इन आतंकवादियों को पनाह देने की आवश्यकता है किसी देश को, अगर दे रहा है तो उसको इसी तरह से घुस के मारा जाए, तभी चीज़ें होंगी। जब देखिए बात हो गया सर से ऊपर निकल गया है ना, हर चीज़ें सभी जगह प्रभावित हो रही हैं, लोग हथियारों का जखियारा प्राप्त कर रहे हैं। अब सोच के देखिएगा अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो हमले हुए थे, अमेरिका का जो हथियार अफगानिस्तान में छोड़ा गया था उसके हथियार जम्मू कश्मीर के सीमाओं में मिले हैं। सोच के देखिएगा आतंकवादी संगठन किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार के लेन देन कर रहे हैं। तो आप सोचिएगा इस सर्किट को तोड़ने की आवश्यकता, उसके लिए राष्ट्रीय हित सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारे देश में लोगों को सरकार के साथ होकर कार्य करने, अन्य मुद्दों पर आप विचार कर लीजिए ना, अन्य मुद्दों पर आप बहस कर लीजिए, सदन में कर लीजिए। तो राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर आपकी राय उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक होनी चाहिए कि इजराइल के कॉन्सेप्ट पर समझने। अगर इजराइल का जो टॉप लीडर है अगर ये बोलता है कि इजराइल पर हमला हुआ है, हमें बदला लेना, हमारे लिए टीम बनानी है, तो एक बच्चा आके खड़ा होता है, हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन होते हैं। इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए लद्दाख में भारत की पहली जियो थर्मल आपको बिजली परियोजना ड्रिलिंग शुरू हो गई है। यह परियोजना आपको ध्यान रखिएगा, जो पहली जियो थर्मल भूतापीय बिजली परियोजना, तो आपसे यह ध्यान रखिए 1000 फीट नीचे जाकर क्या किया जाएगा, आपको मीटर 1000 मीटर नीचे जाकर 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान है जहां पर, वहां पर 1 मेगावाट बिजली यूनिट शुरू करने की पर्याप्त है। यहां पर परियोजना का उद्देश्य सर्दियों से पहले अंतरिक्ष हीटिंग, जलीय कृषि और लेगून स्पा जैसे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना। परियोजना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख स्वायत्त क्षेत्र में आपको विकास परिषद के साथ कार्य करना। एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हुआ 2021 में जिसके साथ यह ड्रिलिंग किया जा रहा है। कहने का मतलब ये लद्दाख का भूमि है, यह भूमि क्षेत्र है, इससे एक ड्रिल किया जाएगा 1000 मीटर नीचे अर्थात 1 किलोमीटर नीचे। वहाँ का जो टेम्परेचर है 200 डिग्री टेम्परेचर होता है। जैसे आप लोगों को मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा, हम कितना मीटर नीचे जाते कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होती है?
आप लोग साइंस में पढ़े होंगे ना। तो यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे हम क्या करें, उपकरण लगा के यहाँ पे एक स्टोर बनाया जाएगा तकनीक, जिसके माध्यम से हम बिजली उत्पादन कर पाएंगे। यही है जियोथर्मल अर्थात भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक। हम क्या करेंगे, 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन कर पाएंगे। यह बातें की जा रही है। लेह से करीब 190 किलोमीटर दूर पूगा घाटी में लगाया जाएगा यह प्रोजेक्ट। तो ये सब पीटी फैक्ट्री से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन की अनदेखी थी, नतीजा उसे देखिएगा। भूस्खलन के संदर्भ में चीज़ें दी गई हैं। अभी जो मैंने ऊपर बात किया जलवायु परिवर्तन के बारे में, जलवायु परिवर्तन के टॉपिक जैसे ही आएंगे उन सारे टॉपिकों को कवर कर लेना है। अब इसरो बोल रहा है कि जो वायनाड का जो घटना था उस पर अध्ययन 2022 में ही पता चल गया था कि यह क्षेत्र में 1950 से लेकर 2018 के बीच 62% वन गायब हो गए हैं। आबादी क्षेत्र लगभग 1800% में वृद्धि हुई। तो संतुलन का जो कॉन्सेप्ट है, चेक एंड बैलेंस की जो थ्योरी है वो समाप्त हो रही है या कम हो रही है। हम कम कह सकते हैं या समाप्त हो रही है, कम हो रही है। तो प्रकृति का जब हम अत्यधिक दोहन कर लेते हैं, प्रकृति इसका जब रिवर्स करती है तो इसी प्रकार की घटनाएं होती हैं। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, सरकार जिम्मेवार है, नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, हम सुख सुविधाओं का उपयोग अधिक कर रहे हैं। हमने जब यह शोषण किया उस समय यह याद नहीं था, व्यक्ति विशेष प्रति जब हत्याएं हो गई, प्रकृति ने जब अपना प्रकोप दिखाया तो हमें सभी आंकड़े याद आने लगे। सरकार भी एक्टिव हो जाएगी। जैसे दिल्ली का मामला दे सकते, 3 छात्रों की मृत्यु हो गई तो तब नज़र आ रहा है कि हम ड्रेनेज में अपना सिस्टम चलाते हैं, पूरा इकोसिस्टम दिल्ली का चलता है, बाज़ार से लेकर सारी चीज़ें बात कर लें हम तो हमें तब समझ में आया कि हम 2024 जुलाई में कि हमें दिल्ली में एक मॉडल अपनाने की आवश्यकता है जिसमें हम शिक्षा को बेहतर कर सकें और उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकें। आपको 1947 से लेकर अभी तक याद नहीं था कि हम बढ़ते शहरीकरण के बाद दबाव जब बढ़ता है तो हम संसाधनों का वितरण बेहतर नहीं करेंगे, प्रबंधन बेहतर नहीं करेंगे तो समस्याएं ऐसे ही होंगी। लाखों स्टूडेंट मरेंगे ऐसे, और मर रहे हैं ऐसा नहीं कि नहीं मर रहे हैं। किस तरीके से लोग जी रहे हैं, अपने आत्मीय स्वभाव को छोड़कर, बंगलों को छोड़कर आते, गाँव का शहरों से छोड़कर शहरों में आ रहे अपने जीवन भविष्य को बनाने के लिए। उसमें आप क्या करते हैं, हम कोर भ्रष्टाचार का पार्ट बना देते हैं जिसमें हम केवल जवाबदेही तय नहीं कर पाते अभी तक। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला जवाबदेह किसी को तो बनाना होगा ना। आप जवाबदेही नहीं कर रहा है, नगर निगम किसी को बोलेगा, कोई और किसी पदाधिकारी को बोलेगा। इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समझिएगा, जब 2022 में अध्ययन रिपोर्ट आ चुका है, बातें हो चुकी हैं, तो आपको इस पर काम करने की आवश्यकता थी। और दूसरी चीज़ें, एक देश में एक मॉडल लाना होगा देश में कि आप दुनिया के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बात कर लें, प्रगति विकास का मार्ग लाएं। आप प्राकृतिक शोषण नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक शोषण नहीं कर सकते। अगर शोषण करते हैं तो संबद्ध संस्थाएं, एजेंसियां, नागरिक जो वो क्षेत्र में होगा सभी प्रतिबद्ध उसके लिए होंगे और उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। मुल्क में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बंजर पड़ा, उसको आप उपयोग करिए। बहुत से ऐसे ज़मीन, सरकारी ज़मीन है, उसमें मल्टीप्लेक्स लगा के काम कीजिए। तो ये सब काम करने की आवश्यकता है, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा समाधान आप नहीं ला पाइएगा, प्रकृति का दोहन होता चला जाएगा। इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों को करने की आवश्यकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की अनदेखी के संदर्भ में। 2022 में जो रिपोर्ट आया था 62% के बारे में बात करें। 1950 में वर्णन लगभग 85% क्षेत्र था। अब यहाँ पर देखिएगा किनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ग्राउंड लेवल से बात करें हम तो जनप्रतिनिधि जो हैं, जनप्रतिनिधि पंचायत के होंगे, नगर पालिका के होंगे, उनकी पदाधिकारियों की बात होगी, विधायकों की बात होगी, जिला लेवल पर अधिकारियों पदाधिकारियों की बात होगी, सांसद की बात होगी। सांसद का केंद्र स्तर पर लोकसभा के राज्य स्तर पर जो एजेंसियां हैं उनकी कार्य होगी। तो इनको सबको अपने स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम रिपोर्ट की बात करेंगे। पश्चिमी घाट के लिए विशेषज्ञ पैनल बनी थी उसकी परिचर्चा करेंगे। हम प्रभावित होते रहेंगे। 14 डिग्री से उत्तर और 16 डिग्री उत्तर के बीच जो कौन क्षेत्र है उस पर जो विशेषज्ञों ने रिपोर्ट दर्ज की थी और वो चिंता व्यक्त की थी कि विकास के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है।